हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र हाजिर हूं मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के इस चैनल पर लेकर करंट अफेयर्स का डेली डोज। करंट अफेयर्स के डेली डोज में आज की तारीख है 29 अगस्त 2022, मतलब 29 ऑफ अगस्त। तैयार हो जाइए, क्या है हमारे पास आज खबरें 29 ऑफ अगस्त के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली खबर, पुलित्जर प्राइज 2022, पुलित्जर पुरस्कार 2022। अब देखिए भैया, पुलित्जर प्राइज जो है वो किसको मिला है, तो एक मोहतरमा की फोटो आपको यहां पर दिख रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनसे रिलेटेड क्या बात हो रही है। बांग्लादेश बॉर्न, बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम, नाम याद रख लीजिए। बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम वर्किंग फॉर इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन। इनसाइडर मैगजीन है जिसमें यह काम कर रही है फहमीदा अजीम। ठीक है, ऑफ द यूएस। कहां की पत्रिका है, तो यह पत्रिका जो है वो अमेरिका की है। अब दोस्तों देखिए, 3 क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाते हैं। अब 3 क्वेश्चन कौन कौन से तैयार हो जाते हैं कि पहला, कि इस बार फहमीदा अजीम को पुलित्जर प्राइज मिला है, बताइए वो किस देश से संबंध रखती है। आप बताएंगे बांग्लादेश से संबंध रखती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फहमीदा अजीम जो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं वो किस मैगजीन के लिए काम करती हैं, तो आप बताएंगे इनसाइडर, है ना। उनकी मैगजीन का नाम क्या है, इनसाइडर मैगजीन के लिए काम करती हैं। फिर आपसे तीसरी चीज पूछी जाएगी कि भैया इनसाइडर मैगजीन के लिए काम करने वाली फहमीदा अजीम को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप बता देंगे कि भैया पुलित्जर प्राइज मिला है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया इनसाइडर मैगजीन के लिए काम करने वाली फहमीदा अजीम जो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है, बताइए ये जो इनसाइडर मैगजीन है ये किस देश की है, तो आप बता देंगे यूएस। मतलब एक ही लाइन में 4 तरह के क्वेश्चन आपने पढ़ लिए भाई साहब, है ना। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फहमीदा अजीम, है ना, उनका नाम पूछा जाएगा, किस देश से बिलोंग करती हैं वो पूछा जाएगा, तो आपको बांग्लादेश बताना है। किस मैगजीन से बिलोंग करती है तो आपको इनसाइडर बताना है। इनसाइडर किस देश की मैगजीन है तो आपको यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स बताना है, अमेरिका बताना है। ठीक है, तो अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, अब क्यों किया गया, तो भैया शी विल बी अवॉर्डेड अंडर दी कैटेगरी ऑफ इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड जो है कमेंट्री। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, ये सिलेक्टेड है, अभी पुरस्कार मिला नहीं है, मिलेगा, लेकिन ये पुलिस का पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा, ये पक्का हो चुका है। ठीक है, तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब आंखों देखा हाल का सजीव चित्रण किया जाए, चित्रों के साथ जो है अगर विवरण दिया जाए तो उसे बोलते हैं इलस्ट्रेटेड, है ना। तो भैया इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए, फोटोग्राफ्स के साथ अच्छे विवरण के लिए जो है इन्हें इनसाइडर मैगजीन में काम करने के तौर पर जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इलस्ट्रेटेड जो है रिपोर्टिंग की, और इसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। पुलित्जर प्राइज वॉज स्टार्टेड इन अमेरिका। अब भैया पुलित्जर प्राइज, अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पुलित्जर प्राइज किस देश से शुरू हुआ, तो आप बताएंगे कि अमेरिका से शुरू हुआ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि पुलित्जर प्राइज किस ईयर में शुरू हुआ, तो आप ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 1917 में ये पुरस्कार जो है वो बेसिकली दिया गया, या मतलब शुरू हुआ। अब इसके बाद फिर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि ये अवार्ड जो है वो क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भैया समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में सराहनीय काम के लिए, कमेंडेबल वर्क इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। तो ये हो गया अपना कौन से नंबर का, 7वां। मतलब ये कि आप सोच लीजिए कि 2 स्लाइड में मैंने आपको बता दिए 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पहली बात भैया फहमीदा अजीम कौन है, तो आप बताएंगे कि भैया बांग्लादेश की हैं और इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है। अब आपको पूछा जाएगा कि भैया फहमीदा अजीम जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है वो किस देश से बिलोंग करती है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश से। फिर आपसे पूछा जाएगा कि फहमीदा अजीम जो बांग्लादेश से बिलोंग करती है जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है वो कौन सी मैगजीन के लिए काम करती है, कहां काम करती है, तो भैया आप वहां पर बताओगे कि ये जो है मैगजीन का नाम है इनसाइडर, इनसाइडर मैगजीन के लिए काम करती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो इनसाइडर मैगजीन है वो कौन से देश की मैगजीन है, कौन से देश में रिलीज हुई, तो आप बताएंगे कि भैया इनसाइडर मैगजीन अमेरिका की है।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनसाइडर में जो पुलित्जर अवार्ड है वो किस देश में दिया, किस देश में शुरू हुआ, तो आप बता देंगे अमेरिका। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भैया कब शुरू हुआ ये अवार्ड, तो आप बता देंगे कि 1917 में। और आपसे पूछा जाएगा कि पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बता देंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि भैया ये जो है पुलित्जर प्राइज न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की फील्ड में कमेंडेबल वर्क करने के लिए दिया जाता है। तो यहां मैंने आपको रिवाइज कराया कि भैया ये जो अवार्ड है वो किस किस क्षेत्र में और क्या क्या जो है इससे पुरस्कार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो है अवार्ड या मेडल वो है लिबर्टी मेडल। बात जो है ये भाई सब मिस्टर बहादुर कहे जा रहे हैं। ब्रेवरी जो है इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, ऐसा पूरी दुनिया मानती है अब, क्योंकि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है विल बी अवॉर्डेड द लिबर्टी मेडल 2022। इन्हें लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा, है ना। ध्यान रखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, है ना। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किससे सम्मानित किया जाएगा? लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा, है ना। अच्छा, अब आपको बता दें कि भैया लिबर्टी मेडल जो है स्टैब्लिश, अच्छा ये तो आपको पता है ना यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। लिबर्टी मेडल स्टैब्लिश्ड, अब लिबर्टी मेडल जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो लिबर्टी मेडल की स्थापना जो हुई वो 1988 में हुई। 1988 में लिबर्टी मेडल की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। और बेसिकली टू मार्क द यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस बाइसेंटेनियल या बाइसेंटेनियल, अब बाइसेंटेनियल मतलब 2 शताब्दी, 200 साल, तो टू मार्क द यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस बाइसेंटेनियल मतलब ये कि संविधान के 200 वर्ष जो है वो जताने या बताने के उद्देश्य से, या 200 वर्ष कंप्लीट होने के जो है उद्देश्य से, उपलक्ष्य में, इज प्रेजेंटेड टू इंडिविजुअल हु स्ट्राइव टू सिक्योर द ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी फॉर द पीपल अराउंड द ग्लोब। मतलब ये कि पूरी दुनिया में लोगों की स्वतंत्रता का, लोगों को जो स्वतंत्रता का आशीर्वाद है, क्या वो किसी देश के गुलाम नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, तो ये स्वतंत्रता का आशीर्वाद सुरक्षित रखने के लिए, लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए जो अच्छे काम करता है पूरी दुनिया में, जो भी कहीं जो है लोगों की स्वतंत्रता या लोगों की स्वतंत्र रूपी ब्लेसिंग्स को बचाने की कोशिश करता है, तो उसे जो है लिबर्टी मेडल दिया जाता है ना, टू सिक्योर द ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी, है ना। मतलब ये कि जो स्वतंत्रता है उसके आशीर्वाद को सुरक्षित रखने के लिए। तो अमेरिकी संविधान के 200 साल जो है उसको मार्क करने के लिए, चिन्हित करने के लिए 1988 में ये अवार्ड शुरू किया गया, लिबर्टी। और लिबर्टी मेडल जो है ये उन व्यक्तियों को प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने दुनिया में लोगों की स्वतंत्रता के आशीर्वाद को सुरक्षित रखने के लिए काम किया है। तो ये फिलहाल यूक्रेनी लोगों की सुरक्षा और प्लस स्वतंत्रता या लिबर्टी को बनाए रखने के लिए जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जो रशिया के आगे झुके नहीं और कहीं भी रुके नहीं। लगातार संघर्ष अभी जारी है, लेकिन रशिया को जो है वो एहसास करा दिया है कि यूक्रेन से पार पाना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। लिबर्टी मेडल किसको मिल रहा है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ज़ेलेंस्की हु हैज सर्व्ड एज द नेशंस प्रेसिडेंट सिंस मई 2019। आपसे पूछा जाएगा कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं ये 2000 कब से? तो 19 से जो है आप बता देंगे कि भैया ये प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, कहां के? यूक्रेन के। 2019 से ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है। तो ज़ेलेंस्की हु हैज सर्व्ड एज द नेशंस प्रेसिडेंट सिंस मई 2019 हैज आल्सो बीन द रिसिपेंट ऑफ अवार्ड सच एज रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड। क्लियर है? रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड भी जो है ने यूएस से मिल चुका है। दूसरा कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड। कैनेडी प्रोफाइल, जॉन कैनेडी जो कि राष्ट्रपति रह चुके अमेरिका के, और रोनाल्ड रीगन जो है, उनके इन दोनों के नाम पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ द चेक रिपब्लिक, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और स्लोवाकिया, इन सरकारों ने भी सम्मान किया है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अगर शुद्ध हिंदी में आप पढ़ें तो ज़ेलेंस्की जिन्होंने मई 2019 से ही
यूक्रेन राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड जो है उन्हें मिला है। उसके साथ साथ ही जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड भी इन्हें मिला है। और साथ साथ में चेक रिपब्लिक, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और स्लोवाकिया की सरकारों ने इन्हें सम्मानित किया है। तो आप याद रखेंगे, लिबर्टी मेडल तो मिला ही है जेलेंस्की को, रोनाल्ड रीगन अवार्ड भी मिला है, कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड भी मिला है। तो आपसे हो सकता है कि ऑप्शन में इस तरह से पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा अवार्ड है जो व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है या कौन सा अवार्ड नहीं मिला है। तो इस तरह से आप ऑप्शन में आसानी से मार्क कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है ट्रांसजेंडर्स विल बी कवर्ड अंडर ABPM-J। मतलब ये कि ट्रांसजेंडरों को ABPM-J के अंतर्गत कवर किया जाएगा। किन्नर समुदाय, क्लियर है, ट्रांसजेंडर मतलब कि किन्नर समुदाय। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, हम सब जानते हैं आयुष्मान भारत योजना वो योजना है जिसके तहत एक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज, बीमारियों का इलाज जो है वो होता है। 5 लाख रुपए तक जो है वो इलाज करा सकते हैं, सरकारी खर्चे पर करा सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्या है, कैश जो है फ्री है, इसमें कैश खर्च करने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनता है, वो दिखाकर जो है इलाज हो जाता है। लेकिन अभी तक जो है किन्नरों को लेकर कोई स्पष्ट जो है नीति इसमें नहीं थी, जिसमें चेंज लाया गया, परिवर्तन लाया गया। और अब कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसजेंडर्स विल बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। भारत सरकार के अनुसार जो ट्रांसजेंडर हैं, जो किन्नर हैं, वो अब जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाए जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है ट्रांसजेंडर समुदाय या किन्नर समुदाय के लोगों के लिए। देखते हैं और क्या खबर है इसके बारे में, और क्या जानकारी आपको मिल रही है। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मतलब NHA अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए सिंपल सी बात है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, दूसरा जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, इन्होंने एक MOU साइन किया है टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एंड कंपोजिट हेल्थ पैकेज टू फॉर ट्रांसजेंडर्स अंडर आयुष्मान भारत योजना, है ना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये जो है इन्हें दिया जाएगा। देखिए इस तरह से जो है ये प्रतीकात्मक रूप से आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है वो इसमें दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो बेसिकली एक अच्छी पहल है। आपको बता दूं कि भारत सरकार का एक कानून है जो कि 2019 में पास हुआ, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो आपसे पूछा जाएगा कि किन्नरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा कानून है, तो आप बताएंगे कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 जो कि किन्नरों के अधिकारों की रक्षा करता है, उसके लिए कानून बनाया गया है। ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब ट्रांसजेंडरों के समावेशी विकास और समग्र स्वास्थ्य पैकेज को प्रदान करने के लिए एक समझौता जो है वो किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। किसके बीच समझौता हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए समाज का ये हिस्सा है, और अगर ये समाज का हिस्सा है तो है इन्हें हेल्दी रहने का पूरा हक है और परिवार को हेल्दी रहने का पूरा हक है। तो इसीलिए है ना ये MOU किया गया। अब भैया देखिए अगली जो खबर है वो क्या कहती है, इंडियाज फर्स्ट कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज। खबर यहीं से शुरू हो जाती है, इंडोर शूटिंग रेंज। इंडियाज फर्स्ट कंपोजिट, भारत की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज, इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेवल शूटिंग रेंज इनॉग्रेटेड एट INS कर्णा। देखिए सिंपल सी बात है, जहाज पर इंडोर शूटिंग रेंज पहली बार जो है वो इंडिया में बनी है,
और वो किस पर बनी है? जहाज का नाम है आईएनएस कर्ण। तो आईएनएस कर्ण पर जो है ये बेसिकली शूटिंग रेंज बनी है, भारत की अभी तक की अपनी पहली है। अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज was inaugurated by वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, है ना। वाइस एडमिरल जो है विश्वजीत दास गुप्ता, इन्होंने जो है इसे इनॉग्रेट किया। आईएनएस कर्णा में वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज जो है वो बेसिकली उसका उद्घाटन किया। इसका फुल फॉर्म है कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज, CISR, है ना, आप याद रखेंगे। इस रेंज के बारे में बताया गया है, द कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट सेल्फ कंटेन्ड 25 मीटर 6 लेन। मतलब ये कि सबसे बड़ी बात तो ये कि 25 मीटर की रेंज वाली 6 लेन, मतलब एक साथ 6 खिलाड़ी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। लाइव फायरिंग रेंज है ना, फॉर ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेपन्स इन नेवी। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जितने भी वेपन्स हैं उन सब के हथियारों के द्वारा, उन सब हथियारों की शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए जो है आईएनएस कर्ण पर यह अत्याधुनिक जो है शूटिंग रेंज बनाई गई है ना। इसमें जो है लेन कितनी लंबी है? 25 मीटर है, और इसमें कितनी जो है लेन्स हैं? तो वो है 6 लेन्स हैं, ठीक है। 25 मीटर लंबाई की 6 लेन है जिसमें 6 लोग एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और ये आईएनएस कर्ण पर जो है शुरू की गई है। चलिए अगली खबर की तरफ ले चलते हैं, जो पिछले 1 साल से बनी है खबर, और अगले 1 साल तक ये चलती भी रहेगी भैया। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि इंडिया टू टेक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी। मतलब ये कि भारत जो है वो G20 प्रेसिडेंसी जो है उसकी अध्यक्षता, या भारत G20 की अध्यक्षता को हासिल करेगा, उसे मिलेगी। कैसे? इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम December 1, 2022। आने वाले दिसंबर की 1 तारीख से अगले साल नवंबर की 30 तारीख तक, मतलब ये कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, है ना, बेसिकली कल्मिनेटिंग विद G20 समिट इन इंडिया नेक्स्ट ईयर। मतलब ये कि भारत जो है वो इस साल 1 दिसंबर से अगले साल 30 नवंबर, मतलब कि अगले साल की बैठक जो 2023 की होगी G20 की, तब तक, मतलब पूरे 1 वर्ष तक इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। मतलब तब तक भारत के पास जो है G20 का अध्यक्ष पद रहेगा। आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भैया 2023 में G20 का अध्यक्ष पद किस देश के पास रहेगा, तो आप याद करेंगे कि भारत के पास रहेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। उसके बाद फिर बात करें तो G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम मेड अप ऑफ 19 कंट्रीज। आपसे पूछा जाए कि कितने देश हैं, तो भैया 19 देश हैं, लेकिन एक यूरोपियन यूनियन भी है जिसमें कि भैया 28 देश हैं। तो आपको बता दूं 27 देश हैं, अब ब्रिटेन हट गया यूरोपियन यूनियन से। तो ये जो 19 आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भैया कि ये जो G20 है इसमें कितनी कंट्रीज हैं मेंबर, तो आप बताएंगे 19 है। लेकिन आपने पूछा है कितने मेंबर्स हैं, तो आप बताएंगे 20, क्योंकि इसमें 19 देश हैं और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन में ही यूरोप के जो हैं वो 27 देश आते हैं करीब। तो आप याद रखेंगे इस चीज को कि भैया 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, तो इस तरह से टोटल कितने सदस्य हो गए? 20 सदस्य हो गए। आपको बता दूं कि G20 का जो हेड ऑफिस है, G20 का हेड ऑफिस जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि कहां है, तो आप बता देंगे कैनकन मैक्सिको। कैनकन मैक्सिको। G20 का हेड ऑफिस किधर पड़ता है? कैनकन मैक्सिको में। ये आप याद रखेंगे। G20 के बारे में और बात करें तो टुगेदर G20 मेंबर्स, G20 के जो सदस्य हैं, रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। मतलब ये कि दुनिया भर के 85% जीडीपी अकेला इन 20 देशों या 20 सदस्य देशों की है। मतलब यह कि 85% ग्लोबल जीडीपी, टोटल दुनिया की जितनी जीडीपी है उसमें 85% का कंट्रीब्यूशन किसका है? इन 20 देशों का है। 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया भर की 2/3 जो आबादी है वो इन 20 देशों में रहती है।
और दूसरी बात करें तो 75% जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है वो भी इन 20 देशों का ही। इस तरह से ये जो है वो काफी पावरफुल ग्रुप बन जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, G20 has crucial role in setting the path for future of global economic growth। मतलब ये कि इस जो संगठन है जो G20 है, इसके आकार है ना और नीतियों के कारण ये जो है वो आने वाले समय में दुनिया के आर्थिक विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है G20, ये याद रखेंगे आप। तो भैया आपसे पूछा जाएगा कि G20 का हेड इस समय कौन है, तो आप बताएंगे कि G20 का हेड जो इस समय है वो G20 का हेड बोल रहा हूं मैं, G20 का हेडक्वार्टर जो है इस समय है, तो आप बताएंगे कि कैनकन में है और G20 में मेंबर कितने हैं, तो आप बोलोगे कि भैया 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, टोटल 20 मेंबर हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके बारे में और जानकारी मैं आपको दे रहा हूं अभी। G20 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में, आप याद रखेंगे 1999 में G20 की शुरुआत हुई थी, है ना। हालांकि पहले ये G8 कहलाता था, ये G7 की बात बोल रहा हूं मैं यहां पर। ये G7 एक देश है जो पहले G8 कहलाता था, उसमें से रशिया को निकाल दिया गया 2014-15 में, तो अब वो G8 से G7 हो गया। हालांकि वो एक अलग पॉइंट है। यहां पर हम बात करें G20 की, और G20 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में, है ना। और कौन कौन से मेंबर हैं G20 में, तो जर्मनी, यूएस, रशिया, यूके, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन। ये हो गए 20 सदस्य, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल जो है वो 20 सदस्य देश हैं जो मैंने आपको बताए हैं, है ना। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। तो इस तरह से टोटल कितने देश हैं, 20 देश हैं जो है वो G20 में। आप याद रखेंगे, आपसे पूछेंगे क्या इंडिया G20 का मेंबर है, तो जी हां, इंडिया G20 का मेंबर है। ओके, नेक्स्ट। यूरोप ड्रॉट द वर्स्ट इन 500 ईयर्स। यूरोप का जो ड्रॉट है वो 500 वर्षों में सबसे खराब है। भाई साहब, यूरोप में सूखा पड़ रहा है जो 500 वर्षों का सबसे खराब सूखा पड़ रहा है। क्लियर है। ये देखिए, इस तरह से जमीन जो है, जो किसी टाइम पे पानी यहां तक हुआ करता था, अब वो पानी उतर के जो है वो नीचे आ गया है, सूखा पड़ रहा है। 500 वर्षों का सबसे खराब। इट इज बीइंग सेड दैट never has a European summer been so dry since 1540। मतलब ये कि 1540 से इस तरह की गर्मी अभी तक नहीं पड़ी, इस तरह का सूखा अभी तक नहीं पड़ा, जब 1540 में हजारों लोगों की जान चली गई थी। 1540 में, 1540 के बाद से अब जो है ऐसा माहौल बन रहा है कि लोगों की जान भी जा रही है और स्थितियां और गंभीर भी हो रही हैं बहुत ज्यादा। 33 के ऊपर जो है काफी समय के बाद 33-35 के आसपास जो है टेम्परेचर झूल रहा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। यूनियन मिनिस्टर, अगला जो है बेसिकली खबर वो है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज लॉन्च्ड आजादी क्वेस्ट, है ना। क्या लॉन्च किया है, आजादी क्वेस्ट लॉन्च किया, मतलब आजादी से संबंधित क्विज है। अ सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स बेस्ड ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित जो है वो इसमें क्वेश्चंस होंगे, टू डेवलप इन कोलेबरेशन विद जिंगा इंडिया। जिंगा इंडिया के कोलेबरेशन के साथ जो है वो किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा आजादी क्वेस्ट। मतलब भारत की आजादी से संबंधित जो है जानकारियां लोगों को या बच्चों को होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा किसके साथ में जो है केंद्र सरकार ने मिलकर ऐसा शुरू किया, तो ये जो ऑनलाइन क्विज या जो सीरीज है, ऑनलाइन एजुकेशन गेम्स बेस्ड जो सीरीज है, ये कौन लेके आया, तो आप बताएंगे जिंगा इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है।
द गेम आर अवेलेबल फॉर एंड्रॉइड एंड iOS, मतलब ये कि ये आईफोन और एंड्रॉइड फोन इन दोनों में जो है ये चलेगा, है ना, ये गेम, है ना, और इंग्लिश में भी और हिंदी में, बोथ लैंग्वेजेस में रहेगा फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड विल बी अवेलेबल वर्ल्ड वाइड फ्रॉम सितंबर 2022। सितंबर 2022 से ये भारत और पूरी दुनिया के लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। और नाम क्या है? आजादी क्वेस्ट, है ना। ओके, आजादी से संबंध भी जानकारियां जो है वो हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के बच्चों को होनी चाहिए। ड्यूरिंग अ ईयर लॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिकेशंस डिवीजन and Zynga India, more such games would be introduced and the existing ones expanded। मतलब ये कि प्रकाशन विभाग और जिंगा इंडिया के बीच 1 साल की लंबी साझेदारी के दौरान इस तरह के और भी जो हैं गेम्स लाए जाएंगे और मौजूदा जो गेम्स हैं उनका विस्तार किया जाएगा जिससे बच्चों का नॉलेज बढ़ सके। तो ये एक अच्छी जो है पहल भारत सरकार ने की है। ओके, ओहो भैया, डिजिटल करेंसी तो सब लोग जानते हैं, सबने जो है बिटकॉइन का नाम सुना होगा जो जापान से आया, है ना। 2007 में 2007 में जो है जापान के सैटोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने जो है वो बनाया था बिटकॉइन। और इस समय जो है ऐसा है कि बिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों ने जो है उसे मान्यता नहीं दी है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो खुद की जो है वो डिजिटल करेंसी लाएगा। देखिए, बिटकॉइन क्या होता है? डिजिटल करेंसी है, मतलब ये कि ऐसी करेंसी जो कि ऑनलाइन ही अवेलेबल है, फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं रहती। तो बिटकॉइन जिस पर अभी किसी दुनिया के किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है, इस वजह से लोग अपना ब्लैक मनी, ज़्यादातर जो पैसा वो दूसरे से छुपाना चाहते हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है, इस वजह से लोग धड़ल्ले से इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई सरकार को कुछ लेना देना भी नहीं है, खबर भी नहीं रखी जा रही है। हालांकि इस सब से दूर हटते हुए आरबीआई ने कहा है कि बिटकॉइन तो जो है तो वो ठीक है, हम उस पर कंट्रोल करेंगे, निगरानी रखेंगे, लेकिन अब हम खुद की जो है वो डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल वेरी लाइकली इंट्रोड्यूस इट्स डिजिटल रूपी, द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसका नाम क्या है डिजिटल रूपी का? CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्लियर है? याद रखेंगे, एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछा जाए CBDC का तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है और उसकी जो डिजिटल करेंसी है वो डिजिटल करेंसी भाई साहब ये है। ठीक है, अब ये आने वाली है। टॉक्स ऑफ द डिजिटल रूपी इन द कंट्री हैव बीन swirling since फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण announced it during her बजट 2022 स्पीच बैक इन Feb। भैया, डिजिटल करेंसी की चर्चाएं देश में तब से घूम रही हैं जब से हमारे देश के लोग जो हैं उन्होंने ये सुना है कि बजट 2022 में निर्मला सीतारमण ने कहा था, क्या कहा था निर्मला सीतारमण ने, कि भैया ये जो है हम हमारे देश में खुद की डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। ये ऐसा निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में कहा था। तब से ये चर्चा गर्म है कि आरबीआई जो है अपनी करेंसी, डिजिटल करेंसी लाने वाला है ना। तो भैया अब ये जो सेंट्रल बेसिकली बैंक डिजिटल करेंसी है ये कब आएगी? तो ये जो है निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि 2022-23 में आ जाएगी। मतलब उम्मीद है कि आप इसे फर्स्ट मंथ ऑफ 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2022 से 2023 के बीच में, है ना। तो आप नए साल में जो है वो नई या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का जो है वो नाम सुन सकते हैं। हो अब भैया गोदरेज की बात कर रहे हैं। गोदरेज एग्रोवेट आर डाइवर्सिफाइड एग्री बिजनेस, है ना। मतलब ये है कि ये एग्रीकल्चर बिजनेस है एक तरह से गोदरेज एग्रोवेट, है ना। ये बेसिकली कॉन्ग्लोमेरेट अनाउंस दैट इट हैज साइंड MOU। गोदरेज एग्रोवेट ने जो है या एग्रोवेट ने साइन किया है क्या MOU? असम से और मणिपुर से और त्रिपुरा से, असम, मणिपुर और त्रिपुरा इनसे साइन किया है। क्या साइन किया है? MOU। किसको प्रमोट करने के लिए? पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है प्रमोट करने के लिए, जो कि खाने का एक वनस्पति तेल होता है, उस पाम ऑयल को प्रमोट करने के लिए बेसिकली यहां पर क्या किया गया है?
एमओयू साइन किया है गोदरेज एग्रोवेट ने, किससे? असम, मणिपुर और त्रिपुरा से। आप याद रखेंगे असम, मणिपुर और त्रिपुरा, गोदरेज एग्रोवेट। क्लियर है? सीईओ हैं आदि बुर्जोरजी गोदरेज। अब ये आदि बुर्जोरजी गोदरेज जो है ये बेसिकली सीईओ है किसके? गोदरेज एग्रोवेट के। आपको ये याद रखना है। और गोदरेज एग्रोवेट ने पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, उसके लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए जो इससे संबंधित है, असम, मणिपुर और त्रिपुरा की जो है, आपको अगर मैं बता दूं तो कुछ इस तरह से, जैसे हम ये जो है वो सिक्किम, यहां ये जो है ये हमारा जो है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ असम है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, यहाँ मिजोरम है ना, यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पर मेघालय है, ठीक है, और यहाँ पर सिक्किम है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देखें तो ये 4 और ये 3 7, ये 7 सिस्टर्स कहलाती। तो ये जो 7 सिस्टर्स हैं इनमें से किस किस से जो है समझौता किया है? तो आप देखेंगे मणिपुर से किया है, मणिपुर, फिर मिजोरम से किया है कि नहीं किया है? मणिपुर से, मिजोरम से नहीं किया, देखिए, है ना, मणिपुर से किया, असम और त्रिपुरा से किया। तो ये हो गया असम से भी जो है किया है एग्रीमेंट, और त्रिपुरा से भी किया है। तो आप ये याद रखना है भैया, असम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 राज्यों के साथ एमओयू साइन किया। और किसने साइन किया है? गोदरेज एग्रोवेट ने, है ना, जिसके जो सीईओ हैं वो कौन है? आदि बुर्जोरजी गोदरेज। ठीक है, ओके। अगली जो खबर है वो सिडबी से है। सिडबी एंड टाटा पावर्स, टीपीआरएमजी कोलैबोरेटेड, है ना। अब भैया ये टीपीआरएमजी जो है वो रिन्यूएबल कह सकते हैं कि माइक्रो ग्रिड लिमिटेड है, टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड। इसने एग्रीमेंट किया किसके साथ? सिडबी के साथ, है ना। अब इन दोनों ने जो है बेसिकली क्या एग्रीमेंट किया है? ग्रीन एनर्जी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। मतलब ये कि फ्रेंड्स, आपसे अगर मैं कहूं कि सिडबी मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड लिमिटेड, इन्होंने मिलकर जो है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए टाई अप किया है। दोस्तों, आप इसका एग्जाम्पल इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये जो पार्किंग लॉट बनाया गया है, हालांकि ये रिप्रेजेंटेशन है मात्र, लेकिन इसी तरह से यूज किया जाता है कि इस पार्किंग लॉट के शेड्स का उपयोग जो है ना, ये शेड जो लगाए गए हैं इनमें सब में जो है वो फोटोवोल्टिक सेल, मतलब ये कि सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं, जिससे कि सोलर एनर्जी डेवलप की जा सकती है, या सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे बेसिकली, है ना, कि ये जो है 2 टाई अप किस किस के बीच है? सिडबी के बीच में और टीपीआरएमजी, टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड, है ना। ओके, इसी तरह के प्रोजेक्ट ये शुरू किए जाएंगे। अगर टीपीआरएमजी आपके लिए नई है तो आपको बता दूं कि ये टाटा पावर के पूर्ण स्वामित्व वाली जो है वो कंपनी है ना, जिसका नाम है टीपी, टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड, है ना। इसने हरित जो है वो ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये टाई अप किया है। अच्छा, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रमोट करेगा देश भर में स्थायी बिजनेस को, है ना। स्थायी बिजनेस को इसलिए क्योंकि ये जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट ये लेके जा रहा है, इसकी लागत जो है वो बहुत कम होती है ना। बिजली की झंझट जो है वो ना के बराबर होती है, और अगर उद्योगों में इस तरह से बिजली उपयोग में लाई जाएगी तो लागत भी जो है कहीं जाके वो कम हो जाएगी और फ्री होकर काम किया जा सकेगा। तो इसलिए बिजनेस ज्यादा स्थायी रहेगा अक्रॉस द कंट्री, रिजल्टिंग इन द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि बेसिकली जो ग्रामीण उद्यमी हैं, जो गांव में रहने वाले उद्यमी हैं, उनका सशक्तिकरण होगा, जब उन्हें बिजली से रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाटा पावर
माइक्रो ग्रिड लिमिटेड है, उन्हें गांव में ही बिजली से संबंधित सारी सुविधाएं अपना उद्योग स्टैब्लिश करने के लिए दे देगी। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये वरदान साबित होने वाला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, रूरल जो है इकोनॉमी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दोस्तों अगली खबर जो है वो माली से है। अब माली से जो है यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है माली, तो आपको सिर्फ यहाँ तक जो है याद रखना है। बेसिकली ये मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, ये बेसिकली क्या है, माली। माली नाम का देश है और वो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और ये जो माली नाम का देश है जो अफ्रीका में है, ये भाई साहब यहाँ के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है चोगेल कोकल्ला मेगा। अब चोगेल कोकल्ला मेगा भाई साहब ये बीमार हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। तो उनकी जगह पर वहां की जो मिलिट्री है उसने अब्दुल्लाह मेगा, कर्नल अब्दुल्लाह मेगा को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया है। तो भैया कार्यवाहक ही सही, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं कर्नल अब्दुल्लाह मेगा। अब्दुल्लाह मेगा क्लियर है। तो ये जो कर्नल अब्दुल्लाह मेगा है माली के जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दूं कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये जो है वो अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के यहाँ पर जो है वो है नाइजर, नाइजर के ऊपर जो है ये है माली, माली के ऊपर है अल्जीरिया, अल्जीरिया के ऊपर है मोरक्को, और मोरक्को के यहाँ जो है ये है सहारा। तो बेसिकली सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजर, माली, अल्जीरिया, मोरक्को, सहारा, इस लाइन पर जो है ये माली नाम का जो देश है अफ्रीका में, यहां माली में नए प्रधानमंत्री बने हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, नाम है अब्दुल्लाह मेगा। क्लियर है, आपको याद रहेगा। माली की जो कैपिटल है वो है बमाको है, माली की कैपिटल, और माली की जो करेंसी है वो है फ्रैंक, ये आप याद रखेंगे। बमाको कैपिटल है और करेंसी जो है वो क्या है, फ्रैंक है। ओके नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का विश्व का पहला बेड़ा, मतलब ये कि जर्मनी जो है वो देश बना जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन्स का पहला जो है वो ग्रुप लॉन्च किया है, शुरू कर दिया है ना। The first fleet of hydrogen powered passenger train has replaced 15 डीजल ट्रेन्स। मतलब ये कि ये जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ये जो बेड़ा है, इसने कितनी ट्रेनों की जगह ली है, डीजल ट्रेनों की जगह, तो 15 डीजल ट्रेनों की जगह पर ये जो है वो हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स का फ्लीट या बेड़ा आया है, हाइड्रोजन से चलने वाली, है ना। ट्रेन्स अब शुरू की गई है और किसको हटा दिया गया, 15 डीजल ट्रेनों को जो है वो बदला गया है जर्मनी में, है ना, लोअर सेक्सोनी नाम की जगह में। द इंजन ऑफ द ट्रेन्स इज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल। मतलब ये कहने का ये है कि जो इंजन है वो बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। ये इंजन किसका, हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन। और दूसरी बात ये कि ये एल्स्टॉम जो है वो एक कंपनी है जो कि फ्रांस की है, और एल्स्टॉम नाम की कंपनी, जहां पर यहाँ पर ये देखिए इसका लोगो भी लगा हुआ है ना। तो ये एल्स्टॉम नाम की जो कंपनी है इसने ये हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है, मैन्युफैक्चर की है, और एल्स्टॉम जो है एक फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। दीज ट्रेन्स हैव रेंज अप टू 1000 किलोमीटर। मतलब एक बार ये ट्रेन जब ईंधन भरा लेती है हाइड्रोजन के रूप में तो ये 1000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है, एंड अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड है वो 140 किलोमीटर जो है पर आवर है। आप समझ सकते हैं कि जर्मनी की जो कहते हैं ना लंबाई चौड़ाई भी है वो 1000 किलोमीटर के आसपास ही रही होगी, इससे थोड़ी सी ज्यादा या कम, बहुत ज्यादा तो है नहीं, इतना बड़ा देश है नहीं जर्मनी, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेन देश से इस तरफ से उस पार निकल सकती है ना, एक बार ईंधन भराने पे। तो कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जो है वो काफी इफेक्टिव और किफायती साबित होंगी, सस्ती जो है वो इनकी ऑपरेशनल जो कह सकते हैं कि वो पड़ेगी लागत।
अब बात एक और खबर, वो भी जर्मनी से। ये है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल, है ना। ये उस समय की फोटो है जब ये चांसलर हुआ करती थी। देखिए यहां पर लिखा है चांसलर एंजेला। अब एंजेला मार्केल जो है, इनको दिया गया है यूनेस्को पीस प्राइज 2022, यूनेस्को पीस प्राइज 2022। अब आपसे पूछा गया कि भैया ये जो यूनेस्को पीस प्राइज है ये क्या है, तो सबसे पहली बात तो यूनेस्को बोले तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। 1945 में यूनेस्को एस्टेब्लिश हुआ था और यूनेस्को जो है वो दुनिया भर में एजुकेशन, साइंस और कल्चर को बढ़ाने का काम करता है ना। और ये जो है वो शांति स्थापित करने के लिए पुरस्कार भी देता है। तो यूनेस्को पीस प्राइज जो है वो किसको दिया जा रहा है, तो यूनेस्को पीस प्राइज जो है वो एंजेला मार्केल को दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो हमें पता लगेगा कि 2015 में जब गर्मियों का मौसम था, तब लगभग जो है वो कई सारे रिफ्यूजीज को अपने देश में शरण दी थी एंजेला मार्केल ने, है ना। लगभग जो है 10 से 12 लाख के आसपास रिफ्यूजीज थे और उसके लिए अपने देश के लोगों को जो है वो बेसिकली उत्साहित भी किया, एनकरेज भी किया, उत्साह बढ़ाया। विर शेफेनॉफ जो है ये बेसिकली विर शेफेनडॉस, है ना। विर शेफेनडॉस जो है ये बेसिकली वहां पर नारा बना था, इसका मतलब है वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। और ये विर शेफेनडॉस जो नारा है एंजेला मार्केल की पहचान बन गया, क्योंकि इन्होंने 2015 में गर्मियों के दिनों में, है ना, इन 3-4 देशों से, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से आने वाले करीब 1.2 मिलियन, 12 लाख लोगों को अपने देश में शरण दी। और सबसे ज्यादा जो जूरी मेंबर हैं वो इसी बात से प्रभावित थे। जूरी के जो सदस्य थे, जो डिसाइड कर रहे थे कि भैया यूनेस्को पीस प्राइज किसे दिया जाए, तो वो इस बात से प्रभावित थे कि बहुत बहादुरी भरा फैसला था कि भैया दूसरे देश से करीब 12 लाख लोग जो है वो हमारे देश में घुस आए और हमने जो है उनके ध्यान रखने का जो है बीड़ा उठाया। और आज तक उनकी समस्याओं से संबंधित कोई भी जो है वो कह लें कि बड़ा विवाद जो है वो सामने नहीं आया। ऐसे भी नहीं हो रहा है कि वहां पर जो है इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है या इनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब ठीक चल रहा है, इसलिए कोई बात जो है नहीं उठ रही है। तो शांतिपूर्ण तरीके से ये सब करवाया किसने, एंजेला मार्केल ने जो है अपनी बॉर्डर्स जो है, सीमाएं जो है खोल दी थी शरणार्थियों के लिए 2015 में गर्मियों के दिनों में। और इसीलिए इस बहादुरी भरे डिसीजन के लिए यूनेस्को पीस प्राइज उन्हें दिया गया। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दें, आपसे कोई पूछा जाए कि भैया कि ये जो यूनेस्को पीस प्राइज है ये कब से शुरू हुआ, तो 1989 से शुरू हुआ था। ठीक है, इन 1989 ये प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों और संगठनों या संस्थानों, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है, जिन्होंने बेसिकली एफर्ट्स लगाए हैं प्रमोट करने के लिए, किसको, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए और शांति की सुरक्षा के लिए, सिक्योर पीस, शांति की सुरक्षा के लिए अगर कदम उठाए हैं और रिसर्च या शोध को बढ़ावा देने के लिए अगर जो है शोध करने, है ना, सुरक्षित रखने और शांति को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई काम किया गया है तो यूनेस्को पीस प्राइज मिल सकता है। अब इसमें जो है $1.5 लाख जो है इसका प्राइज मिलता है, एक गोल्ड मेडल मिलता है और साथ में एक पीस डिप्लोमा, मतलब शांति का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये जो है सब मैंने आपको बताया किसके बारे में, यूनेस्को पीस प्राइज के बारे में। किसको मिला है, एंजेला मार्केल को। आप याद रखें, एंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर जो है वो रह चुकी हैं, ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को के बारे में हम बात कर रहे थे। यूनेस्को का एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। यूनेस्को में मेंबर हैं 193 और यूनेस्को का जो हेड है वो है एंड्री अजोले। ये है एंड्री अजोले और ये एंड्री अजोले जो हैं ये बेसिकली हेड है यूनेस्को की और हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है, फ्रांस पे। आप ये याद रखिएगा। ओके तो फ्रेंड्स ये थी खबरें हमारी 29 अगस्त की।
और अगर आज आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं, ये इन्फॉर्म कर दूं कि हम मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हर दिन की खबरें इसी तरह लेकर आते हैं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर हमसे ये खबरें जो है वो पढ़ना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको magnetbrains.com की वेबसाइट पर जाना है, magnetbrains.com, और यहां पर ये जो मेन पेज ओपन, इस पर हमने जो है कंटेंट्स के जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो सब अपलोड करके रखा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते, जैसे मान लीजिए आपको करंट अफेयर जो है वो पढ़ना है और आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो इस तरह से जो है ये सारा जितने भी लेक्चर्स हैं डेट वाइज जो है वो करंट अफेयर्स का कंटेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आपने 17 अगस्त पर जो है ये क्लिक किया तो इस तरह से ये वीडियो ओपन हो जाएगा, आप अपनी जो है पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, उस दिन का करंट अफेयर जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आखिर एक बार और बता दूं कि हम मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेड हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए और उससे भी बड़ी बात फ्री एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों, आपको भी अगर ये हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे कहने पर इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से भी करवाइए। तो भैया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।